गुड इवनिंग दोस्तों। श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान की के संबंध में। संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा चल रही थी। अंतिम क्लास में अपन ने देखा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपन पहुंच चुके थे। उसी को आगे आज क्रियान्वित करते हैं। देखते हैं कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी साझा करके फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कल की क्लास में आपको बताया था कि जो माउंटबेटन योजना थी 3 जून 1947, उस माउंटबेटन योजना के द्वारा ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या यूं कहें भारत को स्वतंत्र करने की बात को माना गया था। भारत का विभाजन भी हुआ था उसी योजना के आधार पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है पारित हो गया था। पारित हो गया था 18 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया था ब्रिटिश संसद में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया था और 18 जुलाई 1947 को यह बिल पारित हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के ऊपर, इस अधिनियम के ऊपर जो हस्ताक्षर है, ध्यान रखना इस बात को, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के ऊपर हस्ताक्षर किए थे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 ने। किसने किए थे? जॉर्ज 6। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जो तत्कालीन समय में ब्रिटेन के सम्राट थे। 4 जुलाई को प्रस्तुत हुआ, 18 जुलाई को पारित, और जॉर्ज 6 ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो 18 जुलाई 1947 को जब ये अधिनियम पारित हुआ तो उसी समय, या यूं कहें इस अधिनियम के पारित होने के बाद, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और धारा 8 के तहत ही इसके अंदर कहा गया कि संविधान सभा को विधायी परिषद। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा जो थी, उस संविधान सभा को विधायी परिषद के रूप में विभाजित किया था। और संविधान सभा के 2 कार्य हो गए थे। इससे पहले अगर अपन देखें तो संविधान सभा संविधान का निर्माण तो कर ही रही थी, इसके साथ ही संविधान सभा को विधायी परिषद भी बनाया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भारत की संविधान सभा थी, इस संविधान सभा के कार्यों का विभाजन किया और इसे 2 भागों में बांटा। एक तो कार्य था इसका संविधान का निर्माण, और दूसरा कार्य था विधायी कार्य। क्या कार्य था? विधायी कार्य। बात समझ में आई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ही संविधान सभा के कार्यों में भी विभाजन किया। संविधान सभा का एक कार्य तो रहा था संविधान का निर्माण करना, दूसरा कार्य था विधायी कार्य, या यूं कहें कानूनों का निर्माण करना। आप सभी को पता है संविधान सभा, जो संविधान का जो निर्माण चल रहा था, उस संविधान का निर्माण कार्य संविधान का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हो गया था पहली बैठक से ही। इसका संविधान का निर्माण, पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक के साथ ही इसका निर्माण कार्य क्या हो गया? प्रारंभ हो गया था। अब अगर देखा जाए तो संविधान का निर्माण, जब संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के कार्य के लिए होती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता, जब संविधान का निर्माण होता था उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा की बैठक विधायी कार्य के लिए होती थी, उस समय इसकी अध्यक्षता करते थे GV मावलंकर।
मावलंकर, जीवी मावलंकर। बात समझ में आई? यानी कि संविधान सभा को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो संविधान का निर्माण करना, दूसरा विधायी कार्य। दो कार्य बांट दिए गए थे। जब संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा की बैठक संविधान के निर्माण के लिए होती थी, उस समय अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा की बैठक विधायी कार्य के लिए होती थी, उस समय अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करता था। उसके बाद अगर आगे बात करें 18 जुलाई के बाद, तो अगली तारीख आती है 22 जुलाई। 22 जुलाई की अगर बात करें, एक महत्वपूर्ण दिनांक है। बात करते हैं अपन अगली तारीख की, और अगली तारीख है आपके सामने 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 की अगर बात करें, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज या यूं कहें तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी थी। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया है। आप सभी को पता ही है, 3 रंग में है, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, और सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वहां से वो चक्र लिया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी 22 जुलाई 1947 को, यानी कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार कर लिया था। उसके बाद अगर देखें 22 जुलाई के बाद, तो 22 जुलाई के बाद अगर आगे अपन चर्चा करें, तो अपन ने कल पिछली क्लास में पढ़ा था संविधान की प्रमुख समितियां। जब पहली बैठक हुई थी, उस पहली बैठक के बाद 11 दिसंबर को दूसरी और 13 दिसंबर को जो तीसरी बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि एक सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया जाए। और सर्वश्रेष्ठ संविधान के निर्माण हेतु कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया था, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघीय समिति जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, नियम एवं संचालन समिति या कार्य समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, मूल अधिकार समिति जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, इनकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे, अल्पसंख्यक उप समिति, और इस प्रकार नियम समिति। ये जो समितियां थी, इन समितियों ने धीरे धीरे क्या किया? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। और आप सभी को पता है कि इन समितियों ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी संवैधानिक सलाहकार के समक्ष। किसके समक्ष? सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार, या यूं कहें संविधान के सचिव, या यूं कहें परामर्शदाता। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, या यूं कहें BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो BN राव के समक्ष जितनी भी समितियां थी, उन समितियों ने, जो समितियों के जो अध्यक्ष थे, समितियां जिनके बारे में अपन ने कल चर्चा की थी, इन समितियों के अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किसके समक्ष? BN राव के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जैसे ही समितियों ने BN राव के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया। प्रथम प्रारूप तैयार किया। इस लाइन को थोड़ा इंपॉर्टेंट करके आप याद रखोगे। देखो दोस्तों, मुद्दा यह है कि जो विभिन्न प्रकार की समितियां थी, इन विभिन्न प्रकार की समितियों ने अपने अपने विभाग के बारे में गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की, और इस रिपोर्ट को जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव के समक्ष प्रस्तुत किया। BN राव ने उन रिपोर्ट की समीक्षा की, जांच करने के बाद उन रिपोर्ट का, इन समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट का मिश्रण तैयार किया। मिश्रण तैयार करने के बाद एक प्रारूप तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? प्रारूप, ड्राफ्ट, एक ब्लूप्रिंट तैयार की BN राव ने। अब BN राव ने कहा कि जो प्रारूप तैयार किया गया, इस प्रारूप को सभी सदस्यों के समक्ष न रख करके एक प्रारूप समिति का गठन किया जाए, यानी कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, जो कमेटी इसके बारे में चर्चा करेगी और आने वाले जो भी अगले प्रावधान है
उनके साथ तर्क वितर्क के साथ उनको संविधान में सम्मिलित करे, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण करे। तो जो प्रारूप तैयार किया था, इस प्रारूप की समीक्षा के लिए फिर एक समिति का गठन किया जो थी प्रारूप समिति। आपको ध्यान रखना है कि संविधान का जो प्रथम प्रारूप है, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव ने तैयार किया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। प्रारूप शब्द आते ही मन में एक ही मानसिकता बनती है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भी प्रथम प्रारूप उन्होंने ही तैयार किया होगा, ऐसा नहीं था। प्रथम प्रारूप तैयार किया BN राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे। फिर इस प्रारूप को प्रारूप समिति के समक्ष रखा गया और फिर प्रारूप समिति ने इसके ऊपर चर्चा की थी, जो अपन आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। किसकी बात करते हैं? प्रारूप समिति की। BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार करने के बाद एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसी प्रारूप समिति को कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी का दूसरा नाम है, मतलब हिंदी नाम है इसका पांडु लेखन समिति। पांडु लेखन समिति, थोड़ा ध्यान रखना। प्रारूप समिति ट्रेडिशनल शब्द है, सभी आसानी से जानते हैं। प्योर हिंदी शब्द जो है वो है पांडु लेखन समिति, इस नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो प्रारूप समिति का गठन, इस प्रारूप समिति के गठन की अगर अपन बात करें तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डेट को याद रखना है, याद रखने के लिए आसान तरीका है, आप सभी को पता है देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त को। तो आजादी के 14 दिन बाद, आजादी के 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, अगले 14 दिनों के बाद 29 अगस्त जो था उस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस प्रारूप समिति का गठन किया, और प्रारूप समिति के सदस्यों की अगर अपन बात करें तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। एक अध्यक्ष 6 सदस्य, यानी कि अध्यक्ष सहित कुल कितने व्यक्ति थे? 7 सदस्य थे। अब अगर इसकी बात करें अपन कौन कौन थे इसमें, इसके सदस्यों की अगर बात करें अपन, तो प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में देखा जाए तो नंबर 1 पर अपन देखें, नंबर 1 पर आएगा नाम भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। क्या थे? अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें नंबर 2 पर, तो भीमराव अंबेडकर के बाद BL मित्र, BL मित्र। फिर अगर अगली बात करें अपन तो KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। फिर अगर अगली बात करें तो DP खेतान, DP खेतान। अगला अगर सदस्य अपन देखें तो अगला सदस्य है गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर। फिर अगर अगला सदस्य देखें तो मोहम्मद सादुल्ला। और अगले सदस्य की अगर बात करें अपन तो अगला सदस्य है आपका कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन है? कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। भीमराव अंबेडकर, BL मित्र, DP खेतान, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, कृष्णा स्वामी अय्यर। इन सदस्यों की अगर बात करें अपन तो मूल रूप से जब प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त को, उस समय ये 7 सदस्य थे। इसके बाद अगर देखें तो इन सदस्यों में परिवर्तन हुआ था, अंत तक यही सदस्य नहीं रहे थे, सदस्यों की संख्या में कुछ परिवर्तन हुआ था। उस परिवर्तन की अगर बात करें अपन, उससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सदस्यों की अगर बात करें अपन तो जो मोहम्मद सादुल्ला है, मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य है, एकमात्र मुस्लिम सदस्य, एकमात्र
मुस्लिम सदस्य थे, ये उस समय मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में चुन के आए थे, विभाजन के बाद यहीं रहे थे। तो एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। फिर के एम मुंशी की बात करें, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे, एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अगर बात करें तो मूल रूप से कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कांग्रेस के सदस्य थे। बाकी अगर दूसरे सदस्यों की भी बात करें तो दूसरे सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के द्वारा ही चुने गए थे। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो पूना से जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की भूमिका रही थी, लेकिन ये मूल रूप से कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। फिर अगर डीपी खेतान गोपाल स्वामी अयंगर की बात करें तो डीपी खेतान गोपाल स्वामी अयंगर एक उद्योगपति थे, कांग्रेस के प्रयासों से ही ये संविधान सभा के सदस्य बने थे, बढ़िया ये कानून के जानकार थे। तो आप एक बार आरएस के पेपर में ये पूछा भी गया है, कहीं 2012 के आसपास के जो पेपर है उन पेपरों में आया हुआ प्रश्न है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस का एकमात्र सदस्य कौन था, तो के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे। अब अगर बात करें अपन बीएल मित्र की अगर बात की जाए तो बीएल मित्र ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। किसने? बीएल मित्र ने अपने पद से क्या दिया था? त्याग पत्र। बीएन मित्र के अपने पद से त्याग पत्र देने के बाद इसमें एक नए सदस्य आए थे और उन नए सदस्य का नाम था एन माधवन राव। बीएल मित्र ने जब अपने पद से त्याग पत्र दिया तो इनके त्याग पत्र के बाद एन माधवन जो है प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। फिर अगर आगे बात करें तो डीपी खेतान की अगर बात की जाए तो डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी जो है प्रारूप समिति के क्या बने थे? सदस्य बने थे। आपको याद रखना है मूल रूप से ये सदस्य थे मूल रूप से, लेकिन बीएल मित्र के त्याग पत्र देने के बाद एन माधवन आए और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टी कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। क्लियर हो गई होगी बात। अब देखो याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है, याद कैसे रखना है। अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप सभी जानते हो। फिर अगर देखा जाए तो मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य है। इन दो के बाद बचे हुए जितने भी नाम है सब कृष्ण के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? कृष्ण के पर्यायवाची है। देखो माधव कृष्ण का पर्यायवाची है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कन्हैयालाल माणिक्यलाल कन्हैया कृष्ण का पर्यायवाची है। फिर कृष्णामाचारी कृष्ण का पर्यायवाची है। गोपाल ये भी कृष्ण का पर्यायवाची है। फिर कृष्णा स्वामी अय्यर तो कृष्ण का पर्यायवाची है। तो पांचों ही कृष्ण के पर्यायवाची हैं। बाकी भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद सादुल्ला ये दोनों ही नाम आपको याद रखने, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें प्रारूप समिति की आगे, तो प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। बात कर रहे हैं अपन प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति 29 अगस्त को इसका गठन हुआ और इस प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो समितियों द्वारा दी गई रिपोर्ट का ही मिश्रण था। प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट का पुनः वाचन करवाया गया और आप सभी को पता है कि संविधान के 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। तो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी 21 फरवरी 1948 को, इससे पहले अगर देखा जाए जिस प्रारूप समिति को एक लंबा समय तय करना पड़ा था, आपको पता ही है इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था और 21 फरवरी 1948 को इसने रिपोर्ट की। इस कार्यकाल के बीच अगर देखा जाए तो प्रारूप समिति की बैठकों का आयोजन करवाया गया। क्या करवाया गया? प्रारूप समिति की बैठकें। तो प्रारूप समिति की कुल बैठकें हुई थी 141। ये संविधान सभा की बात नहीं कर रहा हूं, प्रारूप समिति की बात कर रहा हूं। तो प्रारूप समिति की कुल बैठकें हुई थी 141 बैठक। और प्रारूप समिति की जो बैठकें हैं वो बैठकें प्रारंभ हो गई थी 30 अगस्त 1948
47 से। 29 अगस्त को इसका गठन हुआ। इसके अगले ही दिन 30 अगस्त से प्रारूप समिति ने अपनी बैठकें प्रारंभ कर दी थी और 30 अगस्त 1947 से लेकर के 20 फरवरी 1948 तक 30 अगस्त 1947 से लेकर के 20 अगस्त 1948 तक प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई और इन 141 बैठकों में प्रारूप समिति ने अपना पूरा कार्य पूर्ण किया था, लगभग कार्य पूर्ण किया था इस समिति ने। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो प्रारूप समिति ने जैसे ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उस रिपोर्ट का वाचन करवाया गया, यानी कि संविधान का वाचन, संविधान का वाचन यानी संविधान को पढ़ा गया और संविधान का वाचन हुआ था 3 बार। कितनी बार हुआ था संविधान का वाचन? 3 बार संविधान का वाचन किया गया था। और 3 बार के वाचन की अगर बात करें तो पहला जो वाचन हुआ था संविधान सभा का, पहला जो संविधान सभा का वाचन हुआ वो वाचन हुआ था प्रथम वाचन। संविधान सभा का जो प्रथम वाचन हुआ, ये प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, मात्र 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन। प्रथम वाचन चला था 6 दिन। 6 दिन प्रथम वाचन चला। इस प्रथम वाचन के अंतर्गत सभी सदस्यों को संविधान जो प्रारूप तैयार किया गया था या संविधान जो बना था उसको पढ़ के सुनाया गया, एक प्रूफ रीडिंग की गई कि सबका बेस क्लियर हो जाए, सबको संविधान के बारे में सामान्य जानकारी मिले, इसलिए 6 दिन इसका वाचन चला। उसके बाद दूसरा वाचन है ना, दूसरे वाचन की अगर बात करें तो संविधान सभा का दूसरा वाचन प्रारंभ हो चुका था 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक और यह वाचन चला था लगभग 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक यह वाचन चला था। अब अगर बात करें अपन कि पहला वाचन 6 दिन में पूरा हो गया, दूसरा वाचन 1 वर्ष तक चला है, तो इसके पीछे कारण ये था कि पहली बार जब वाचन हुआ तब केवल सामान्य जानकारी दी गई थी कि संविधान में इन चीजों को सम्मिलित या इन मुद्दों को सम्मिलित किया गया था। जब दूसरा वाचन चला, उस दूसरे वाचन में प्रत्येक मुद्दे, प्रत्येक विषय, प्रत्येक भाग, प्रत्येक अनुच्छेद की तर्क सहित व्याख्या की गई थी और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों की बात को सुना गया था, क्योंकि उस समय जितने भी व्यक्ति थे वो सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हम उन व्यक्तियों में से जो भारत का संविधान तैयार कर रहे हैं और जब तक भारत रहेगा तब तक यह कानून लागू रहेगा। तो वो सभी चाहते थे कि हमारी बात को माना जाए। काफी लंबे समय तक बहस चली थी, तर्क वितर्क हुए थे और इन सभी सवालों का जवाब दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के निर्माण के समय लगभग 2 लाख शब्दों से अधिक 2 लाख से अधिक शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि सर्वाधिक बार अगर कोई बोला है तो वो भीमराव अंबेडकर ही बोले हैं संविधान सभा में। बाकी सदस्यों का अगर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी भीमराव अंबेडकर ने लगभग 2 लाख शब्दों का प्रयोग किया था, सभी सदस्यों को तर्क वितर्क के साथ समझाया था। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में इसीलिए महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक सदस्य को इन्होंने संतुष्ट किया था। ऐसा नहीं है कि किसी सदस्य की कही गई बात को नकार दिया हो या मना किया है, लेकिन तर्क के साथ मना किया है कि भाई इससे ऐसे मुद्दे क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, या फिर ये इस भाग में ये विषय जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई थी दूसरे वाचन में। फिर इसके बाद आगे बात करें तो तीसरा वाचन जो है वो तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लगभग पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो चुका था। इससे पहले अगर बात करें अपन आगे तो
भारतीय संविधान सभा के समक्ष 26 नवंबर की अपन बात कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन पूर्ण हुआ। और 26 नवंबर की अगर अपन बात करें, इसकी बात करें 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, 26 नवंबर 1949 की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रस्ताव है द कॉन्स्टिट्यूट the constitution is settled by the assembly be passed। मित्रों 26 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस नाम से प्रस्ताव रखा और ये प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 के दिन ही पारित कर दिया गया। ये प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1949 के दिन ही क्या हो गया, पारित हो गया था। और पारित सेम डेज, उसी दिन ये प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था। अब अगर बात करें अपन तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया, तो प्रस्तुत किया था किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। और आपको याद रखना है ये प्रस्ताव जो है पारित हुआ था, और पारित हुआ था प्रस्तावना के साथ ही, मतलब संविधान प्रस्तावना सहित संविधान पारित। बात को गंभीरता के साथ समझनी है। लागू नहीं हुआ है, लागू होने की बात नहीं कर रहा हूं। इस दिन या यूं कहें 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना सहित संविधान को पारित किया गया था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ था जो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव के नाम से पारित हुआ था, जिसमें प्रस्तावना भी सम्मिलित थी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, लागू नहीं हुआ था, केवल पारित हुआ था। यानी कि यूं कहें कि 26 नवंबर 1949 की जो दिनांक है, इस 26 नवंबर 1949 की अपन बात करें तो इस दिन भारतीय संविधान निर्मित हुआ। क्या हुआ, निर्मित हुआ, या यूं कहें बनकर तैयार हुआ। फिर अगर देखा जाए तो अंगीकृत किया गया, फिर अगर देखा जाए तो अधिनियमित किया गया, और फिर देखा जाए तो आत्मा अर्पित किया गया। इन शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यही इनका क्रम है, अंगीकृत, फिर अधिनियम, फिर आत्मा अर्पित। इसी क्रम से प्रस्तावना में, जब अपन प्रस्तावना पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्मित हुआ, यानी कि भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। उसी दिन अंगीकृत कर दिया गया, अधिनियमित कर दिया गया, और आत्मा अर्पित। आत्मा अर्पित शब्द से तात्पर्य है मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, तेरा तुझको नहीं, मेरा मुझको अर्पण। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान प्रस्तावना सहित पारित हुआ था, और इसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित हुआ था। अब अगर 26 नवंबर की बात करें अपन, तो 26 नवंबर को और क्या क्या हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं अपन 26 नवंबर की। तो 26 नवंबर को और किस प्रकार की घटना घटी थी, तो बात करते हैं अपन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय
संविधान, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ या यूं कहें निर्मित हुआ, है ना। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, निर्मित हो चुका था, और 26 नवंबर 1949 को ही न्यायालय के आदेशानुसार 16 अनुच्छेद लागू किए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद लागू किए। कितने अनुच्छेद लागू किए? 16 अनुच्छेद लागू किए। कई किताबों में 15 लिखा हुआ मिलता है। कितना मिलता है? 15 लिखा हुआ मिलता है कि 15 अनुच्छेद ही लागू किए थे। मैं आपको बताता हूं कि 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, और 16 लागू कैसे हुए थे इसके बारे में चर्चा करें। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? तो देखो, जो 16 अनुच्छेद की जो बात आई है, उन 16 अनुच्छेद की अगर बात करें तो 16 अनुच्छेद कौन कौन से लागू हुए थे और 15 क्या है वो मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि 15 किताबों में मिलता है, मैं यहाँ 16 बता रहा हूँ। 16 कैसे हैं देखो आप। तो 16 अनुच्छेद जो लागू हुए थे उनमें अगर देखा जाए तो 5 से 9, 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 बात कर रहे हैं अपन अनुच्छेद की। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये अनुच्छेद संबंधित थे नागरिकता से। किससे संबंधित थे? नागरिकता से संबंधित थे। उसके बाद अगर बात करें अपन तो 60 राष्ट्रपति की शपथ के संदर्भ में इसके अंदर उल्लेख था। फिर अगर बात करें अपन तो आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 जो कि निर्वाचन से संबंधित था। किससे संबंधित था? निर्वाचन से संबंधित था। उसके बाद अगर बात करें अपन तो आर्टिकल 367, 367, फिर अगर बात करें आगे तो 379, 379, फिर 380, फिर 388, 388, और फिर अगर बात करें अपन तो 391, 392, 393 और 394। 16 आर्टिकल। 16 आर्टिकल की अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को ये 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 5 से 9 तक जो है इसमें नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, 324 में निर्वाचन का उल्लेख है। फिर 367 और 367 की बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषा का उल्लेख है। उसके बाद अगर आगे बात करें अपन तो 389, 79, 80, 88, फिर 391, 392, 393 और 394। 393 की अगर बात की जाए तो 393 में संविधान का नाम है। क्या है? संविधान का नाम। भारतीय संविधान का जो नामकरण किया गया है वो अनुच्छेद 393 में किया गया है। और 394 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 394 ही इंपोर्टेंट है। 394 में कहा गया है कि 26 नवंबर को ये 16 अनुच्छेद लागू किए जाए। और इसी आर्टिकल 394 में दूसरी बात कही गई है कि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी, शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाए। बात समझ रहे हो आप? तो आर्टिकल 394 में लिखा हुआ है कि 16 अनुच्छेद तुरंत लागू कर दिया जाए और शेष बचे हुए अनुच्छेद जो है उन्हें कब लागू करें? 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। यानी कि सीधा सा मुद्दा यह है कि जो आर्टिकल 394 है, इस आर्टिकल 394 में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये बचे हुए जो 15 अनुच्छेद हैं, इन 15 अनुच्छेदों को लागू किया जाए। ये बात कहाँ लिखी गई है? 394 में लिखी गई है। और फिर लिखा है कि शेष बचे हुए, तो 394 26 नवंबर को ही लागू हुआ था और फिर बचे हुए जो वो 26 जनवरी को लागू हुए थे। तो किताबों में 394 को भुला दिया गया है, तो आपको याद रखना 394 भी इसी दिन लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू हो गए थे? 16 आर्टिकल लागू हो गए थे। फिर 26 नवंबर के बाद अगर आगे बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 26 नवंबर जो दिनांक यहाँ पर आई है आपके सामने, 26 नवंबर
49। इस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू नहीं हुआ था। क्या हुआ था? बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मा अर्पित किया गया था। क्लियर हो गई बात? कुछ तारीख है जिन्हें मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, उनको आपको याद रखना है। फिर अगर अगली तारीख की बात करें तो आप एक और अगली तारीख आपकी याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, राष्ट्रीय ध्वज को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इससे पहले और अगर डेट देखें तो एक और तारीख महत्वपूर्ण आपको याद रखनी है, 29 अगस्त। इस 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था, प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को सौंपी थी। 29 फरवरी को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। फिर अगर आगे बात करें तो प्रथम बैठक का आयोजन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया था। प्रथम बैठक का, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपसे पूछी जाती है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। 26 नवंबर 1949 तक अपन पहुंच चुके हैं, यानी कि भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ है। अगली क्लास में अपन इसे लागू करेंगे। थैंक यू सो मच।